आज का हमारा विषय है संभववाद, पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। संभववाद सांस्कृतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण और मानव में से मानव की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन, यानी मैन और एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स के अंदर जब हम किसी एक को बड़ा बताते हैं या प्रधान बताते हैं तो उसके अंदर मानव की शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। वह क्या होता है? संभववाद कहलाता है। इसकी विशेषताएं देखेंगे तब यह परिभाषा और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगी। तो पहली विशेषता है निश्चयवाद का विरोधी, यानी निश्चयवाद जो पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा थी उसके मुताबिक जो मनुष्य के जो भी कार्य हैं वह प्रकृति हस्तक्षेपित करती है, प्रकृति कंट्रोल करती है उनको। तो उस विचारधारा के ठीक उलट विचारधारा, उस विचारधारा का एक रिएक्शन हम कह सकते हैं संभववाद विचारधारा को। निश्चयवादी जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि प्रत्येक काम प्रकृति ही कर रही है। जैसे आज़ादी से पहले जो भारत के लोगों की औसत उम्र वो लगभग 35 साल के आसपास थी। तो निश्चयवादी लोग यह मानते हैं कि यह प्रकृति ही कर रही है, वह हमें 35 साल जिंदा रखी है तो उसका ही कार्य है। लेकिन आज जो संभववाद की बदौलत औसत उम्र बढ़कर 63 वर्ष हो गई है। तो ये लोग जो संभववादी विचारधारा के समर्थक लोग हैं वह ये मानते हैं कि विज्ञान ज़्यादा सर्वोपरि है। हम इसके अंदर प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं। जो प्रकृति यदि बहुत अधिक गर्मी पैदा कर रही है, तापमान अधिक है, तो हम मनुष्य अपनी जो इंटेलिजेंस है उससे मकान बना सकते हैं, पंखे, कूलर, एसी लगा सकते हैं। तो ये निश्चयवादी विचारधारा का एक विरोधी विचारधारा मानी जाती है। उसके काउंटर रिएक्शन के अंदर ये पैदा हुई। दूसरा, संभावनाओं को परिलक्षित करने वाला होता है, यानी संभावनाएं हैं, ये हर जगह संभावना को देखता है। वैसे तो संभववाद पॉलिटिक्स के अंदर भी होता है, फिलॉसफी के अंदर भी होता है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जब हम पॉसिबिलिज्म पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो भौगोलिक घटनाएं हम देखते हैं, जैसे तेज़ हवा चल रही है तो संभववाद कहता है कि हाँ, इसका प्रयोग किया जा सकता है, विंड एनर्जी से पैदा की जा सकती है। इसके उदाहरण आज हम देखते हैं गुजरात के, राजस्थान के जो तटीय इलाके हैं, कच्छ का रण है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड एनर्जी पैदा हो रही है। तो ये हर जगह संभावनाओं को देखती है, निश्चयवाद का विरोधी है। अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर है ये, यानी पहले क्या था? बिल्कुल अभाव था, प्रकृति ही हर जगह थी, माता प्रकृति थी, प्रकृति जो करवाती थी मनुष्य कर लेता था, क्योंकि तब विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, मनुष्य के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तकनीक के माध्यम से मनुष्य स्वतंत्र है। अनेक बीमारियां हैं जो कि पहले काबू में नहीं आती थी, लोगों को मरना पड़ता था, लेकिन विज्ञान ने उसको काबू कर लिया है। तो मनुष्य अब स्वतंत्र है, प्रकृति का उसके ऊपर हस्तक्षेप उतना अधिक नहीं रहा है। यही संभववाद की 3-4 मुख्य विशेषताएं हैं। इसके उदाहरण आप कहीं से भी दे सकते हैं, पूरे विश्व के अंदर, भारत से दे सकते हैं कहीं भी। तो कुछ अच्छे उदाहरणों के अंदर दुबई एक बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका था, निर्जन इलाका था, लेकिन आज दुबई जो विश्व की टॉप इकोनॉमी के अंदर गिना जाता है, सबसे अधिक टूरिस्ट वहीं जाते हैं, बहुत अधिक पैसा वहाँ पर है और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हम देख सकते हैं। उत्तरी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर जिलों के अंदर पहले बहुत अधिक भीषण सूखा पड़ता था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ, इन इलाकों की जो परिदृश्य है वही बदल गया है। तो ये सब संभववाद के उदाहरण हैं। अंतरिक्ष के अंदर हम पहुंच चुके हैं, मंगल तक हम पहुंच गए हैं। कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं जिसके अंदर विज्ञान का प्रयोग हो और मनुष्य की भलाई हो रही हो। संभववाद के समर्थकों की बात करें, फैब्रे, पॉल डिलाविलास, ई हंटिंगटन, ये सब समर्थक थे संभववाद के और निश्चयवाद के कट्टर विरोधी थे। और ये लोग सभी 1920 के बाद ज़्यादा
सामने आए हैं, यानी 1900 उससे पहले तो इतना अधिक विज्ञान विकसित नहीं था, तब निश्चयवाद विचारधारा ही चलती थी। संभववाद की हालांकि आलोचना भी बहुत होती है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति से संसाधनों को लिया है, उसका उपयोग किया है, तो प्रकृति को नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। उसके अंदर मुख्य नुकसान ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक ऊष्मन है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उससे खतरा है। जो हिमनद हैं, हमारे ग्लेशियर हैं, पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, उन पर बर्फबारी कम हो रही है। ओजोन परत है जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसका भी ह्रास हो रहा है, डिप्लीट हो रही है। तो ये सब इसकी आलोचना की जाती है। तो ये हमारी संभववाद का पूरा विचारधारा का आज टॉपिक। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर, संभववाद के अंदर, हम प्रकृति की चीज़ों का, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हैं और फिर उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। और जैसे तेज़ बरसात हो रही है तो हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं, तो छाता संभववाद है। इसके अंदर जो चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हमने जो छाता है वो प्रकृति के संसाधनों से ही बनाया है और हमने बरसात को नहीं रोका है, यानी प्रकृति अपना काम करती रहेगी और हम उससे बचने के उपाय या उससे लाभ लेने के उपाय सोचते हैं, प्रकृति को बदलते नहीं हैं। प्रकृति हालांकि बदलाव दिखाई देता है पर वह बहुत थोड़ा है और आगे आने वाले और सालों के अंदर बहुत तेज़ी से प्रभावी हो रहा है। तो यही इसकी आलोचना भी होती है। तो निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों को हमने समझ लिया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पर्यावरण निश्चयवाद को डिटेल में समझा है। तो निश्चयवाद और संभववाद दोनों, यानी एक तो प्रकृति को एक्सट्रीम मानती है, अति मानती है, और इसके अंदर मनुष्य का प्रभुत्व है। तो दोनों के बीच की विचारधारा है वो, उस विचारधारा को हम अगले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।